हाय फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम या फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल की। सबसे पहली बात, ये बर्नौलीज थ्योरम किस बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो हमें याद रखना है कि बर्नौलीज थ्योरम इज नथिंग बट एन अनदर वे ऑफ स्टेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब बर्नौलीज थ्योरम बेस्ड है अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा हमने पहले देखा कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेस्ड थी अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन बर्नौलीज थ्योरम बेस्ड है अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही स्टेट करने का एक दूसरा तरीका है बर्नौलीज थ्योरम। क्या कहती है बर्नौलीज थ्योरम? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, सम टोटल ऑफ pressure, kinetic and potential energy per unit volume or per unit mass of fluid remains constant at every point within the fluid flow. Fluid flow के अंदर हर एक पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास कांस्टेंट रहेगी, प्रोवाइडेड कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है और फ्लूइड आइडियल है। तो इट वाज अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें याद करना होगा, लास्ट क्लास में कहीं मैंने आपको बताया था एनर्जी इज पसेस्ड बाय ए फ्लोइंग फ्लूइड। अब अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल है प्रेशर के, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो हाफ रो वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो रो जी एच। और अब ये प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम हो गया, तो दिस मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर हम पर यूनिट मास की टर्म में बोलें तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास हो जाती है प्रेशर अपॉन डेंसिटी, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रह जाती है हाफ वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास रह जाएगी जी एच, एंड दिस मस्ट बी कांस्टेंट। तो इट मींस इन एनी वे, आइदर इन टर्म्स ऑफ per unit volume or in terms of per unit mass, you can represent the Bernoulli's theorem mathematically. अब बात आती है कि इस स्टेटमेंट को प्रूव कैसे किया जाए। तो इसका मतलब अब हमने देना होगा प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ के लिए हमें माननी पड़ेगी एक ट्यूब जिसके अंदर से फ्लो कर रहा है फ्लूइड। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्यूब जिसके अंदर से फ्लो कर रहा है फ्लूइड, और इस ट्यूब के एंड्स को हम नाम दे देते हैं जे एंड के, एंड जे की हाइट हमेशा सेंटर ऑफ द ट्यूब की मेजर करेंगे। तो यहां हाइट मान लो h1 फ्रॉम द लेवल ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, और यहां सेंटर ऑफ द ट्यूब की हाइट एंड k पे मान लो h2, और any level can be taken as the level of zero potential energy। तो ये लेवल हो गया लेवल ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। यहां से एंड जे की हाइट h1 एंड k की हाइट h2। मान लो एंड जे पे प्रेशर ऑफ फ्लूइड P1 एंड k पे प्रेशर ऑफ फ्लूइड P2। आल्सो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो मान लो ये streamlines along which the fluid is moving. Wherever area of cross section is more, streamlines will be farther from each other, और जहां कहीं area of cross section कम होगा streamline हो जाएगी एक दूसरे के पास। ये speed of flow at end J मान लेते हैं V1, और speed of flow at end K मान लेते हैं V2। अब प्रेशर भी है हमारे पास, स्पीड्स भी है, तो बचा क्या? मान लेते हैं एंड जे पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और एंड के पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब A2। अब इन सब चीजों को मान लेने के बाद हमने क्या करना है? प्रूफ की तरफ चलना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को अप्लाई करें तो A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
अगर a इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो सबसे पहले बाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब a1v1 इज इक्वल टू a2v2 इज इक्वल टू v मान लेते हैं। एंड व्हाट इज v हियर? v is volume of liquid passing through any section of tube per second। अब क्या करें, हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि फ्लूइड मूव कर रहा है J टू K। अगर फ्लूइड J से K की तरफ मूव कर रहा है तो J से K की तरफ फ्लूइड के जाने से फ्लूइड की एनर्जीज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले ये हमें समझ में आना चाहिए। अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाते हैं तो A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड K पे कम है, वाइल A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एंड J ज्यादा है। और हमें पता है कि जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा वहां स्पीड कम, और जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम वहां स्पीड ज्यादा। तो इसका स्पीड ऑफ फ्लो विल बी मोर एट एंड K एज कंपेयर टू दैट एट एंड J, यानी V2 बड़ा होगा V1 से। इसका मतलब जब लिक्विड J से K की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। स्पीड इंक्रीज करेगी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो J से K की तरफ जाने में काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगी। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो हम देख सकते हैं कि हाइट ऑफ ट्यूब इज लेस एट एंड J while it is more at end K। तो इसका मतलब जब फ्लूइड J से K की तरफ जाएगा तो वो हाइट भी गेन करेगा। अगर वो हाइट भी गेन करेगा तो हाइट गेन करना मतलब पोटेंशियल एनर्जी गेन करना, तो इसका मतलब J से K की तरफ जाने में लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। और हमें पता है कि 3 तरह की एनर्जी है फ्लोइंग फ्लूइड के पास, और वो तीसरी जो बची है क्या है? प्रेशर एनर्जी। अगर कोई 2 एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो तीसरी एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम बात करें प्रेशर की तो हमें यह भी पता है फ्लूइड रश करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो इसका मतलब J पे प्रेशर P1 ज्यादा है K पे प्रेशर P2 से। अगर प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर इज द मेजर ऑफ प्रेशर एनर्जी, बिकॉज प्रेशर एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। तो अगर प्रेशर J पे ज्यादा है तो J पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, K पे प्रेशर एनर्जी कम है। इसका मतलब J से K तक जाने में प्रेशर एनर्जी का लॉस है लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का गेन है। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो लॉस इन प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड in moving from J to K is equal to gain in its kinetic and potential energy। और बस इसी चीज को अप्लाई करके हम निकाल लेंगे प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अगर हम कंसीडर करें वो मास ऑफ लिक्विड जो पास कर रहा है थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ट्यूब इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में नहीं तो हम ऐसा भी ले सकते हैं मास ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ट्यूब इन t सेकेंड। तब हमें क्या करना पड़ेगा? t से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें अपनी कन्वीनियंस के लिए फॉर मास ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ट्यूब इन 1 सेकेंड, तो उसके लिए लॉस इन प्रेशर एनर्जी इन मूविंग फ्रॉम J टू K इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा? लॉस इन प्रेशर एनर्जी, सबसे पहले प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड एट एंड J, और कितने लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी? उतना लिक्विड जो किसी भी सेक्शन से 1 सेकंड में पास हो रहा है। अब उस लिक्विड का वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो प्रेशर एनर्जी एट एंड J विल बी P1 into A1 into V1। Why A1 V1? Because A1 is area of cross section, V1 is speed। और अगर ये फ्लूइड कर्व ना हो या ये लिक्विड कर्व ना हो तो क्या होगा? 1 सेकंड में ये V1 डिस्टेंस सीधा चला जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इज वॉल्यूम फॉर ए रेगुलर शेप्ड बॉडी। तो इसका मतलब A1 V1 हमें दे देगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब पर सेकंड
एट एंड जे। और A1V1 वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इनटू प्रेशर हो गया प्रेशर एनर्जी। अब ये होगी प्रेशर एनर्जी एट एंड जे, ये ज्यादा है, प्रेशर एनर्जी एट एंड के कम है, तो क्या करें, माइनस करें प्रेशर एनर्जी एट एंड के को इस प्रेशर एनर्जी से, तो माइनस प्रेशर एनर्जी एट एंड के P2A2V2। A2V2 is the volume of liquid passing through and K in 1 second। अब ये हो गया लॉस इन प्रेशर एनर्जी, दिस मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी देखें तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ काइनेटिक एनर्जी एट के, क्योंकि के पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और जे पे काइनेटिक एनर्जी कम है, तो काइनेटिक एनर्जी एट के हाफ इनटू मास, mass of what, mass of that volume of liquid that is passing through and K in 1 second। अब वो mass of liquid क्या हो जाएगा, volume into density and volume passing through and K in 1 second A2V2, और volume into density is mass, तो ये हो गया mass of liquid passing through and K in 1 second, half mass into speed square, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी रही हमारी एंड के पे, वो ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी एंड जे पे कम है, तो माइनस कर दें, आ जाएगा हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी एट एंड जे, हाफ मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब एट एंड जे, A1V1 वॉल्यूम एंटरिंग इन 1 सेकेंड एंड इनटू डेंसिटी, तो मास ऑफ liquid entering the tube per second at and j, और mass into speed square, तो ये हो गई kinetic energy of liquid entering the tube in 1 second at and j, और ये half A2V2 rho V2 square minus half A1V1 rho V1 square, ये हो गया gain in kinetic energy। अब मुझे क्या चाहिए, gain in potential energy। अब gain in potential energy means potential energy at and k, और potential energy का मतलब फिर से वही mass पहले चाहिए एंड के पे, तो मास ऑफ लिक्विड लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड एट एंड के A2V2 रो, तो A2V2 रो और GH2, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड एट एंड के, मास इंटू जी इंटू हाइट, और माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट एंड जे, और पोटेंशियल एनर्जी वहां कैसे आएगी, वॉल्यूम A1V1 इनटू डेंसिटी रो, तो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब पर सेकेंड एट एंड ए, और मास इनटू जी इनटू H1, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब पर सेकेंड एट एंड जे, और ये डिफरेंस हो गया गेन इन पोटेंशियल एनर्जी in moving from J to K। अब this implies A1V1 बोलो A2V2 बोलो, दोनों ही तो V हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ट्यूब पर सेकेंड, तो इट मींस ये लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इंटू V इज इक्वल टू, अच्छा दूसरे अगर हम लेते अमाउंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन टाइम t, तो इन दोनों ही साइड को हम मल्टीप्लाई कर लेते t से, यानी each term in this expression would have been multiplied with t, तो टाइम t की बात हो जाती, लेकिन t फिर भी कैंसिल ही होना था, तो इसलिए बेटर है कि हम ले लें amount of liquid passing through any section of tube in 1 second। अब यहां A2V2 A1V1 A2V2 A1V1 सब V है, तो यहां मेरे पास बचेगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1 और V बाहर, ये V दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये 1 वाली टर्म, ऐसी सारी टर्म्स जिनमें सफिक्स 1 इन्वॉल्व है एक साइड में ले आता हूं, सफिक्स 2 वाली टर्म्स दूसरी साइड में ले आता हूं, तो मेरे पास बचेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू, ये माइनस P2 इधर जाके प्लस P2 हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी
H2। और P क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब सम टोटल ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट एवरी सेक्शन ऑफ द ट्यूब। क्यों? क्योंकि ये जे और के कोई भी दो सेक्शन हो सकते हैं, और चूंकि इन एक्सप्रेशंस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम टोटल ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी per unit volume remains constant at each point within the fluid flow, or this implies P plus half rho V square plus rho G H is equal to constant। और ये हमारा स्टेटमेंट का पहला पार्ट, यानी इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट वाली बात प्रूव हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अगर हम इसे पर यूनिट वॉल्यूम ना लेके पर यूनिट मास की फॉर्म में प्रूव करते, तो उसके लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं रो से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रो। क्या मिलेगा हमें? P बाई रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रो, एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विल आल्सो बी टेकन एज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फ्लूइड कैसा है? आइडियल। आइडियल मींस इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। अगर इनकंप्रेसिबल है तो इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी डेंसिटी विल बी टेकन एज कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो फिर आपको मिलेगा कांस्टेंट। तो अब ये एक्सप्रेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट। अब तीसरी बात, अगर मैं यहां देखूं तो G भी तो कांस्टेंट है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर G से दोनों साइड को डिवाइड कर दूं तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय G हमें मिलेगा P अपॉन रो G प्लस हाफ V स्क्वायर बाय G प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, अगेन ए कांस्टेंट। अब ये हमें एक नया तरीका देगा ऑफ स्टेटिंग द बर्नौलीज थ्योरम। यहां ये H है यानी लेंथ, तो इट मींस ईच ऑफ दीज थ्री टर्म्स must have the dimensions of length. Hence, each of these terms is called a head. P upon rho G is called pressure head. V square by 2G is called velocity head. And H itself is called gravitational head या फिर elevation head. तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम को स्टेट करने के लिए कि for streamlined flow of an ideal fluid, sum total of pressure head, velocity head and gravitational या elevation head is constant at every point within the fluid flow. So in this way also we can state the Bernoulli's theorem. So these are the three possible ways in which Bernoulli's theorem can be stated. Now we come to the limitations of Bernoulli's theorem. अगर बर्नौलीज थ्योरम्स की लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले बात ये आएगी कि ये थ्योरम हमने मानी है किसके लिए? आइडियल फ्लूइड के लिए। अगर आइडियल है तो अंदर कोई फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होगा तो किसी भी सेक्शन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे फ्लो की स्पीड सेम रहेगी। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है? एक्चुअल प्रैक्टिस में बाउंड्री ऑफ द ट्यूब से जितना हम दूर जाएंगे फ्लो की स्पीड बढ़ती है स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में, और जितना हम बाउंड्री के क्लोज जाएंगे स्पीड कम होती है। जो लेयर ऑफ फ्लूइड इन कांटेक्ट विद द बाउंड्री ऑफ द ट्यूब होगी उसकी स्पीड तो जीरो होगी। तो इसका मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस में किसी भी सेक्शन पे सभी पार्टिकल्स की स्पीड सेम नहीं होती, लेकिन इस थ्योरम को ऑब्टेन करने के लिए हमने माना है कि एट एवरी पॉइंट ऑन ए सेक्शन स्पीड ऑफ फ्लो इज सेम। दूसरी बात, हमने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन को काउंट नहीं किया है, क्योंकि इन प्रैक्टिस फ्लूइड्स नॉन विस्कस तो होते नहीं है। इसका मतलब उनके अंदर फ्रिक्शन तो है, और उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा जब फ्लूइड मूव करेगा फ्रॉम एंड J टू K। तो और अगर
एनर्जी का लॉस होगा तो काइनेटिक एनर्जी के पे जाके कुछ कम मिलेगी। अब उस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन को हमने कंसीडर नहीं किया है व्हाइल ऑब्टेनिंग दिस बर्नौलीज थ्योरम्स एक्सप्रेशन। अब तीसरी बात क्या कि अगर ये ट्यूब कार्ड है तो कार्ड होने के केस में सेंट्रिपेटल फोर्स के अगेंस्ट में भी कुछ ना कुछ काम फ्लूइड को करना पड़ेगा। इट मीन्स ए पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी वेस्टेड इन ओवरकमिंग द सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रिपेटल फोर्स। अगर सेंट्रिपेटल फोर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होगी तो इसका मतलब अगेन सेंट्रिपेटल फोर्स विल कॉज some loss of energy which we have not taken into account.